नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 अक्टूबर सन 2024। आज यानी 6 अक्टूबर को नवरात्र का चौथा दिन है। 6 अक्टूबर को माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी माँ कुष्मांडा की उपासना की जाएगी। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर शाम 6 बजे मतदान खत्म। जारी आंकड़ों के मुताबिक 66.96% मतदान हुआ। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में निकली भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। 9.4 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 20,000 करोड़ रुपए। हरियाणा के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत। शैलजा ने सीएम बनने का आशीर्वाद लिया। हुड्डा बोले हाईकमान फैसला करेगा। सैनी बोले हम सरकार बनाएंगे। सरकारी नौकरी अपडेट। 10वीं पास के लिए बैंक में नौकरी का मौका। नाबार्ड में ऑफिस अटेंडेंट के पद पर भर्ती। IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2024 एग्जाम का स्कोर कार्ड जारी हुआ। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम देंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो हरियाणा के 13 एग्जिट पोल में कांग्रेस की वापसी, तो वहीं जम्मू एंड कश्मीर के 10 पोल में कांग्रेस NC की सरकार बनती हुई दिखाई दी। सरकारी नौकरी अपडेट। SBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती की लास्ट डेट 14 अक्टूबर तक बढ़ी। 1497 पदों के लिए अप्लाई करें। और इंडिगो एयरलाइंस का सर्वर 6 घंटे बाद ठीक हुआ। बुकिंग और चेक इन करने में आ रही थी दिक्कत। देश भर के एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स परेशान हुए। और अब खबरें विस्तार से। देश के कई हिस्सों में मानसून की विदाई हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। IMD के महानिदेशक के अनुसार तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मध्य भारत के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में भी सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान है। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में भारी वर्षा का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में मौसम का मिजाज और बिगड़ सकता है। वहीं सितंबर महीने में ही सरसों के दामों में तेजी देखी जा रही है। कई मंडियों में सरसों का भाव 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक बढ़ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सरसों खल की भी मांग बढ़ने लगी है। बात करें हरियाणा की सिरसा मंडी की तो 5,960 रुपए प्रति क्विंटल का भाव चल रहा है। वहीं हिसार मंडी में 6200 तो आदमपुर में 5,970 रुपए प्रति क्विंटल है। अक्टूबर का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, त्योहारी सीजन के कारण सरसों के तेल की मांग भी बढ़ रही है। इसलिए यह संभावना जताई जा रही है कि नवंबर में सरसों के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा यंग प्रोफेशनल व अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां संविदा आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे सीधे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इंटरव्यू की तारीख 4 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2024 तय की गई है। इंटरव्यू के स्थान की बात करें तो भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल रहेगा। फील्ड वर्कर के लिए आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए। तो वहीं जूनियर रिसर्च फेलो के पदों के लिए उम्मीदवार लाइफ साइंस में मास्टर डिग्री धारक होने चाहिए। वहीं यंग प्रोफेशनल पदों के लिए उम्मीदवार BSc एग्रीकल्चर धारक होने चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को आवेदन भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवारों को सीधा इंटरव्यू के लिए जाना होगा। अपने भरे हुए आवेदन फॉर्म तथा सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ इंटरव्यू वाले स्थान पर जाना होगा। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर शाम 6 बजे मतदान समाप्त हो गया। 5 अक्टूबर को 66.96% मतदान हुआ। ये आंकड़े रात 12 बजे तक के हैं। इलेक्शन कमीशन इन्हें और अपडेट कर रहा है और इनमें बदलाव की संभावना बनी हुई है। इस बार 2019 के मुकाबले बात करें तो 1.24% कम पोलिंग हुई। 2019 में कुल 68.20% लोगों ने वोट डाले थे। शनिवार को पोलिंग के दौरान सबसे अधिक मतदान फतेहाबाद जिले में हुआ है। यहाँ 74.51% पोलिंग हुई है। सबसे कम पोलिंग की बात करें तो फरीदाबाद और गुरुग्राम रहे। फरीदाबाद में सिर्फ 55.46%, तो वहीं गुरुग्राम में 57.73% लोगों ने वोट डाले। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। मतदान के दौरान राज्य में 9 से ज्यादा जगहों पर कांग्रेस, भाजपा और बसपा के समर्थकों के बीच झड़प और बवाल हुआ। इनमें नूंह, यमुनानगर, पानीपत, करनाल, पंचकुला, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़ और रोहतक शामिल है। जींद और जुलाना में बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे। कई जगह EVM में खराबी की भी शिकायतें मिली। तो उधर जींद के जुलाना से कांग्रेस कैंडिडेट विनेश फोगाट ने बूथ कैप्चरिंग के आरोप को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से पोलिंग हुई है। महेंद्रगढ़ जिला में नांगल चौधरी के दोखेरा गांव में मतदान के दौरान कांग्रेस और बीजेपी वर्करों में झड़प हुई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस कैंडिडेट मंजू चौधरी के समर्थकों ने बूथ पर कब्जा करने की कोशिश की। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कांग्रेस के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व रेसलर विनेश फोगाट के अलावा JJP के दुष्यंत चौटाला समेत कुल मिलाकर 1027 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो गई है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार 2019 के मुकाबले कम वोटिंग दर्ज की गई है। 10 साल से सरकार चला रही भाजपा के प्रति लोगों में खासकर जाटों और दलितों की नाराजगी के बावजूद वोटिंग परसेंट नहीं बढ़ने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। साल 2000 से लेकर 2024 तक की बात करें तो हरियाणा में हुए 5 विधानसभा चुनाव में पोलिंग परसेंट से जुड़े आंकड़ों पर एक नजर डाली जाए तो एक ट्रेंड निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 24 वर्षों में 2 मरतबा ऐसा हुआ जब वोटिंग में 1% से कम बढ़ोतरी या फिर गिरावट दर्ज की गई और दोनों ही बार राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी। उसका फायदा उस समय सत्ता में रही पार्टी को मिला। इस बार राज्य का ग्रामीण वोटर खुलकर बीजेपी के खिलाफ बोलता हुआ नजर आया तो वहीं जाटों में तो बीजेपी के प्रति गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन लग रहा है कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस के रणनीतिकार कहीं न कहीं इस गुस्से को वोटों के अंदर कन्वर्ट करने में चूक कर गए। हरियाणा में बदन झुलसा देने वाली गर्मी के बाद अब आने वाले दिनों में बारिश के मौसम में कुछ राहत मिली थी। अब आम जनता के लिए फिर से परेशानी का दौर शुरू हो गया है। बरसात के बाद अब बढ़े हुए सब्जियों के दामों ने लोगों के लिए समस्या पैदा कर दी है। पिछले सप्ताह पहले तक जहां टमाटर 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा था तो वहीं अब ये 80 से 90 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। इसके अलावा प्याज, आलू, भिंडी, गोभी और बाकी सब्जियों के रेट में भी 50% तक बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। अब से पहले जहाँ रसोई घर का बजट कंट्रोल में था, लेकिन अब एकदम से सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि के चलते रसोई घर का बजट डगमगा गया है। दूसरे राज्यों में ज्यादा बारिश होने के चलते सब्जियों की आपूर्ति पर इसका प्रभाव पड़ा है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से जो सब्जियां आती थी अब वो महंगी हो चुकी हैं। पिछले 15 दिनों से सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है। हरियाणा में धान की फसल या फिर यूं कहें कि किसानों का पीला सोना पककर लहला रहा है। सूबे के कुछ जिलों में तो मंडियों में धान की आवक जोर पकड़ रही है तो वहीं अंबाला अनाज मंडी में भी काफी मात्रा में धान की आवक हो चुकी है। धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन मिलर्स एसोसिएशन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से अभी तक खरीद शुरू नहीं हो पाई है। धान की फसल से मंडी अटी पड़ी है, लेकिन फसल उठान कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। किसान और आढ़ती सरकार को लेकर यह भी कह रहे हैं कि जब सरकार को पता था कि आगे धान की फसल खरीदी जानी है तो पहले ही मिलर्स एसोसिएशन से बातचीत क्यों नहीं की गई। राइस मिलर्स की हड़ताल के चलते अभी तक खरीद शुरू नहीं हो पाई है। इससे किसानों और आढ़तियों दोनों को ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। राइस मिलर्स के द्वारा 17% नमी की फसल खरीदने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 5 अक्टूबर को 18वीं किस्त के रूप में 9.4 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त भेज दी गई है। पीएम मोदी द्वारा महाराष्ट्र के वाशिम से कुल 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को किसानों के खाते में भेजा गया। बता दें कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 3 अलग अलग किस्तों में किसानों को 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं। हर साल केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खाते में 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई थी। अब इस किस्त समेत कुल मिलाकर 18 किस्त किसानों के खाते में भेजी जा चुकी हैं। हरियाणा के कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार 5 अक्टूबर को वोटिंग का टाइम समाप्त हो चुका है। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। प्रदेश में सरकार बनाने यानी बहुमत के लिए 46 सीटों पर जीत की जरूरत है। इससे पहले अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल आए, जिनमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं का दावा है कि उन्हें 70 से ज्यादा सीटें आएंगी। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदेश में तीसरी बार डबल इंजन सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस सरकार बनने के अनुमान के बीच सिरसा से कुमारी शैलजा ने सालासर धाम जाकर पूजा अर्चना की है। फिर गौशाला में सेवा की। पुजारी रविशंकर ने उन्हें हरियाणा का अगला सीएम बनने का आशीर्वाद भी दिया। इसको लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद पर सबका अधिकार है। हाईकमान का जो भी फैसला होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। शैलजा हमारी सीनियर नेता है। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर शनिवार 5 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। राज्य की ऐसे 10 वीआईपी सीटें हैं जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई है। इलेक्शन कमीशन के बाद शाम 6 बजे तक के जारी आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लाडवा सीट पर सबसे ज्यादा यानी 70% वोटिंग हुई। जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट की सीट पर 69.08%, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गढ़ी सांपला किलोई सीट पर 61% और देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल की हिसार सीट पर सबसे कम यानी 57% वोटिंग हुई। अभी मतदान प्रतिशत के आंकड़े में बदलाव संभव है। पूर्व डिप्टी सीएम और उचाना से जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला खुद कार चलाकर सिरसा में वोट डालने के लिए पहुंचे। जींद जिले की उचाना कला विधानसभा सीट पर पूर्व डिप्टी सीएम और जजपा नेता दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह है। उचाना सीट को लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला में खींचतान चली आ रही है।
IBPS क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम 2024 का स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। कैंडिडेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। एग्जाम का रिजल्ट 1 अक्टूबर को जारी हुआ था। IBPS ने अब कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड रिलीज किए हैं, जिन्हें 12 अक्टूबर तक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एग्जाम 24 से 31 अगस्त के बीच हुए थे। IBPS क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर चुके कैंडिडेट्स को अब मेंस एग्जाम देना होगा। मेंस एग्जाम की ऑफिशियल डेट जारी नहीं की गई है। 13 अक्टूबर के आसपास मेंस एग्जाम कंडक्ट हो सकता है और इस एग्जाम के जरिए 11 बैंकों में 6148 पदों पर भर्ती होगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। उससे पहले एग्जिट पोल और उसके आधार पर पोल ऑफ पोल्स रखे गए हैं। दोनों राज्यों में सरकार बनाने के लिए 46 सीटें जरूरी हैं। हरियाणा में भास्कर रिपोर्ट सर्वे के अलावा 12 सर्वे एजेंसियों ने भी एग्जिट पोल जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर में भी भास्कर रिपोर्ट्स के अलावा 9 एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किया है। इन सबको मिलाकर पोल ऑफ पोल्स का हिसाब किताब लगाया गया है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक हरियाणा के 12 सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं पार्टी को 56 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं भाजपा बहुमत से काफी दूर यानी 27 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। हरियाणा में टाइम्स नाउ मैट्रिज के ओपिनियन पोल में त्रिशंकु विधानसभा के आसार जताए गए हैं, तो जम्मू कश्मीर में लोक पोल ओपिनियन सर्वे के मुताबिक कांग्रेस और एनसी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। प्रयागराज में महाकुंभ स्नान इस बार बहुत खास होगा। 8 अखाड़ों के संतों ने मिलकर स्नान को सुरक्षित बनाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। सबसे बड़ा फैसला हुआ है कि महाकुंभ में शाही स्नान नहीं होंगे, इन्हें अब राजसी स्नान कहा जाएगा। महाकुंभ में शामिल होने वाले संतों को भी ID कार्ड दिए जाएंगे। जो लोग कुंभ में स्नान करने देश विदेश से पहुंचते हैं, उन्हें भी आधार कार्ड लेकर आना होगा। बैठक में लव जिहाद, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने जैसे मुद्दों पर भी संत एकमत दिखाई दिए। संतों ने उर्दू और फारसी के शब्दों को हटाकर सनातन संस्कृति के आधार पर नाम रखे जाने पर एकजुटता दिखाई है। अब 6 अक्टूबर रविवार यानी आज अखाड़ा परिषद की ओर से 11 प्रस्ताव सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखे जाएंगे। गंगा की अविरलता और निर्मलता, गंगा यमुना पर बन रहे स्नान घाटों का नामकरण अखाड़ों के इष्ट देवता के नाम पर किए जाने के लिए कहा गया है। देश में फिलहाल शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों की मान्यता प्राप्त कुल मिलाकर 13 अखाड़े हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक के लिए पाकिस्तान जा रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि वे पड़ोसी मुल्क से किसी भी तरह की कोई बातचीत करने के लिए वहां नहीं जा रहे हैं। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि उनके पाकिस्तान जाने की वजह सिर्फ SCO की बैठक है। यह एक बहुपक्षीय इवेंट है, वे वहां पर भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर चर्चा नहीं करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा, SCO का एक अच्छा सदस्य होने के नाते मैं पाकिस्तान में बैठक में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। मैं एक सभ्य आदमी हूँ, तो वहां पर जाकर अच्छा व्यवहार करूंगा। इसके अलावा जयशंकर ने सार्क के एक्टिव न होने के लिए भी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। आपको यहाँ पर बताते चलें कि सार्क संगठन साउथ एशियाई देशों में तालमेल बैठाने के लिए बनाया गया था। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका इसके सदस्य देश हैं। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच मतभेदों की वजह से संगठन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। इससे उसकी अहमियत पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। हाल ही के दिनों में नागरिकों को कई धोखाधड़ी वाले कॉल प्राप्त हो रहे हैं, जो अक्सर भारतीय मोबाइल नंबरों से आने के रूप में दिखाई देते हैं। वास्तव में ये कॉल विदेश से संचालित साइबर अपराधियों द्वारा हेराफेरी करके किए जाते हैं। ये अपराधी कॉल की वास्तविक उत्पत्ति को छिपाने के लिए कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी यानी CLI का फायदा उठाते हैं, जिसके कारण मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट होने, फर्जी डिजिटल गिरफ्तारी की धमकियों और यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों या फिर कानून प्रवर्तन एजेंसियों का प्रतिरूपण करने से जुड़ी घटनाओं की बाढ़ आ गई है। इस बढ़ते खतरे की प्रतिक्रिया में दूरसंचार विभाग यानी DOT ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं यानी TSP के साथ मिलकर एक उन्नत प्रणाली शुरू की है, जो भारतीय दूरसंचार ग्राहकों तक पहुंचने से पहले आने वाली अंतर्राष्ट्रीय नकली कॉलों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए डिजाइन की गई है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। पिछले शनिवार यानी 28 सितंबर को सोना 75,640 रुपए पर था, जो कि अब 75,964 रुपए पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 324 रुपए बढ़ी है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 91,448 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी, जो अब 92,200 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इस हफ्ते इसकी कीमत 752 रुपए बढ़ी है। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई यानी 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,350 रुपए, तो वहीं 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 77,820 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।